हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी तक में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स से अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जहां आप पहला पार्ट देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लोहे की एक सुई पानी की सतह पर किस परिघटना के कारण तैरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव, कोई भी द्रव अपने आप को क्या कम क्षेत्रफल में एडजस्ट करना चाहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? m(t)⁻2 होती है और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि t बराबर क्या होता है? पृष्ठ तनाव t बराबर F/L होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। द्रव का ताप बढ़ाने पर क्या होता है? द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। ठीक है, और द्रव के क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो द्रव ठोस को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण कितना होता है? तो जो द्रव ठोस को भिगोते हैं उसके लिए स्पर्श कोण 90 डिग्री से कम होता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कुछ जानकारी वाली बातें आपको बता दूं कि शुद्ध जल व स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण 0 होता है। ठीक है, वहीं साधारण जल व कांच के लिए स्पर्श कोण 8 डिग्री होता है। ठीक है, जल व चांदी के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक केस नली में जल 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि केस नली की त्रिज्या घटाकर आधी कर दी जाए तो केस नली में जल की ऊंचाई होगी। तो आप सभी जानते हैं कि एच समानुपाती क्या होता है? 1/r। एच क्या है? केस नली में जल की ऊंचाई, और आर क्या है? उस केस नली की त्रिज्या। तो केस नली की त्रिज्या आधी करी जाएगी तो उसमें जो जल होगा वो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ेगा। और कैसे चढ़ेगा आप इसे देख सकते हैं, यहाँ हल किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह। H समानुपाती 1/r, तो H2/H1 किसके बराबर होगा? R1/R2। यहाँ से हल करेंगे तो आपको H2 10 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। उसे आप बढ़िया से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साबुन के घोल के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब कितना होता है? तो साबुन के जो बुलबुला है उसके लिए आधिक्य दाब 40/r होता है। वहीं जल के अंदर जो बुलबुला होगा उसके लिए जो आधिक्य दाब होता है 2T/r। आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि आधिक्य दाब जिसका पृष्ठ y के संपर्क में है, यदि दो पृष्ठ y के संपर्क में है तो 40/r होता है आधिक्य दाब। वहीं एक पृष्ठ यदि y के संपर्क में है तो उसके लिए 2T/r होता है। जैसे में साबुन का जो बुलबुला है वो तो y में जनरली रहता भी है और उसके अंदर भी क्या होती है? y भरी होती है। उसका दो पृष्ठ क्या है? y के संपर्क में है, तो 40/r। वहीं जल के अंदर बुलबुले की बात की जाएगी तो जल के अंदर जो बुलबुला है उसके चारों ओर तो क्या है? पानी है, किंतु उसके अंदर जो बुलबुला उसके अंदर तो y है, तो अर्थात एक पृष्ठ क्या है? y के संबंध में, तो इसलिए उसके लिए आधिक्य दाब क्या है? 2T है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, परम शून्य ताप होता है। ऑप्शन ए दिया है 0 केल्विन, ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि 0 केल्विन किसके बराबर होता है? -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। और परम शून्य ताप 0 केल्विन को कहते हैं, और 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दोनों। परम शून्य ताप से नीचे कोई ताप होता नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धातु की एक छड़ को दोनों सिरों पर गर्म किया जाता है तो धातु में प्रवाहित ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। यहाँ ध्यान देना है, नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? तो धातु में प्रवाहित ऊष्मा किसके बराबर होती है? क्यू किसके बराबर होता है? जो क्यू होता है कि ए θ1 माइनस θ2 इंटू T/L। के क्या है? ऊष्मा चालकता गुणा के क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। θ1 क्या है? तापांतर है। और T क्या है? समय है। और L क्या है? सिरों के बीच की दूरी है।
तो यहाँ क्या दिया है, नहीं निर्भर करता है, तो इसमें द्रव्यमान जो है क्षण के द्रव्यमान पर ऊष्मा जो होती है निर्भर नहीं करती है, धातु में प्रवाहित ऊष्मा। तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक आदर्श कृष्ण पिंड का परम ताप 2 गुना कर देने पर विकिरण उत्सर्जन की दर कितने गुना हो जाएगी। आप जानते हैं कि ई समानुपाती क्या होता है, T⁴। ठीक है, ये स्टीफन का नियम है। ई क्या है, विकिरण उत्सर्जन की दर है, टी क्या है, परम ताप है। तो परम ताप 2 गुना करेंगे तो 2 का पावर 4 किसके बराबर होगा, 16 के बराबर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 16 गुना। ठीक है, ये प्रश्न 3 गुना का है तो आप उसे निकाल देंगे, 4 गुना का है उससे भी आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, H2 के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या होती है। तो H2 क्या है, 2 परमाणुक अणु है। तो 2 परमाणुक अणुओं के लिए जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या 5 होती है, जिसमें 3 स्थानांतरीय गति और 2 घूर्णन गति होती है। ठीक है, और एक परमाणु के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। 3 केवल स्थानांतरीय गति ही होती है। स्वतंत्र कोटियों की संख्या एक परमाणु के लिए 3, वहीं बहु परमाणु के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या 6 होती है। तो यहाँ पर H2 के लिए स्वतंत्र कोटियों के बारे में पूछा गया है। तो H2 क्या है, द्विपरमाणु अणु है, इसके लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक परमाणु गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति Cp/Cv का मान होगा। Cp/Cv किसके बराबर होता है, आप जानते हैं Cp/Cv 1 + 2/f। f क्या है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या है। तो f एक परमाणु गैस के लिए f कितना होता है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या 3। यहाँ 3 रखेंगे तो इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, 3 + 2/3, 3 2 5/3 होगा। ठीक है, इसका मान। तो यहाँ से आप देखें कि Cp/Cv क्या मिला, 5/3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5/3। वहीं आपसे द्विपरमाणु के लिए पूछे तो आप क्या करेंगे, उसी सूत्र से f का मान द्विपरमाणु के लिए कितना होता है, 5। बहुपरमाणु के लिए f का मान 6 होता है, तो उसी सूत्र पर रखेंगे 1 + 2/5, 1 + 2/6, तो उससे आपको मान मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलना किस प्रकार का प्रक्रम है। तो बर्फ का गलना एक समतापी प्रक्रम है और वहीं टायर का फटना एक रुद्धोष्म प्रक्रम है। ठीक है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परम ताप T पर किसी गैस के अणु के वर्ग माध्य मूल चाल Vrms अनुक्रमानुपाती होता है। आपको मालूम है कि Vrms किसके बराबर होता है, √3RT/m। ठीक है, ये भी अंडर रूट में, पूरा अंडर रूट में है। तो R क्या है, गैस नियतांक, T क्या है, परम ताप है, M क्या है, अणु भार है। तो यहाँ पूछा है परम ताप किसी गैस के वर्ग माध्य मूल्य के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कितना होता है, परम ताप के √T के अनुक्रमानुपाती, अर्थात परम ताप T के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई क्या कर दीजिए, 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी दोलन आवृत्ति हो जाएगी। आपको आवर्तकाल का सूत्र मालूम है, T = 2π√L/G। ठीक है, T जो है किसके समानुपाती, यहाँ पर देख रहे हैं आप, T समानुपाती √L के सूत्र से देखें। 4 गुनी करी जाएगा तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो T 2 गुना होगा, अर्थात आवर्तकाल तो 2 गुना होगा, लेकिन यहाँ पर आवृत्ति पूछा है तो आवृत्ति n बराबर क्या होता है, 1/T होता है। तो आवर्तकाल 2 गुना है तो आवृत्ति क्या होगा, 1/2 गुनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1/2 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है, तो साम्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वहीं स्थितिज ऊर्जा अधिकतम विस्थापन की स्थिति में क्या होती है, अधिक होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
वायु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसमें ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, यूनिट भी ध्यान दीजिएगा, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब इसका राइट आंसर होगा, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं ताप और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, वेग और तरंगदैर्ध्य क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ के 2 नियम थे, प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रथम नियम क्या करता है? किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे में बीटा किरण नहीं आता है। ठीक है, तो बीटा किरण इसमें नहीं होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में गामा किरणें आते हैं, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण और रक्त विकिरण, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे आती हैं। बीटा किरणें उसमें नहीं आती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य रेडियो तरंगों की होती है और सबसे कम गामा किरणों की होती है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में होती है? तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा? दृश्य भाग में पड़ता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियां होती है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो बामर तो दृश्य भाग में पड़ता है, लेकिन लाइमन जो होता है वो पराबैंगनी में, और 3 जो पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड है वो अवरक्त भाग में पड़ती हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। यही हमारा वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।